गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है विशाल तिवारी और मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लेके आ चुका हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट्स में थोड़ी सी बारिश हार्ट्स की ज्यादा हो रही है आज, क्या बात है? क्या लेट रहना आपको पसंद है? आपको कैसा रिलैक्स मिल गया, मजा आ गया? मैंने तो इतने देर मैंने गाने सुन लिए, है ना? यही लगा होगा मैं थोड़ा और पास हो जाता हूं ताकि मैं आपके चैट देख सकूं। और आज बड़ी सर्दी है भाई, बहुत ज्यादा सर्दी है आज, है ना? मतलब क्या ही बताया जाए, है ना? सुबह सुबह मैं उठा लगभग आपको मैंने स्क्रीनशॉट डाला था कि मैं कब उठा। ठीक है, आपको मैंने स्क्रीनशॉट डाला था कि मैंने कब उठा मेरे चैनल पे। तो बच्चों, मैं 6:30 में उठ गया था। देखे ना आपने देखा था? हाँ। तो मैं वैसे 7:30 में प्लान किया था क्योंकि मैं 2 बजे सोया था। तो 2 बजे सोया था तो मैं सोचा था 5.5 घंटे सोऊंगा, 7:30 में जग जाऊंगा। वैसे 6 घंटे सोना होता है, बट ठीक है, आधे घंटे किसी दिन कम भी हो सकता है, नो डाउट। कहीं दिन में सो लेंगे, कहीं कैब कैब में जाते हुए सो लेंगे, कुछ कर लेंगे, ठीक है। बट मैं 6:30 6:40 से पहले 6:30 पे नींद खुली। मैंने सोचा यार 1 घंटे रुको, फिर 10 मिनट बाद फिर नींद खुल गया। मैंने कहा यार चलो फिर उठ जाते हैं। तो 6:50 के आसपास मैंने स्क्रीनशॉट डाला है और अच्छा लगा कि यार मैं अपने जो मैंने टारगेट सेट किया है उससे पहले मुझे भगवान ने मौका दिया आज, राइट? मुझे ऊपर वाले ने आज पहले मौका दिया है। तो अब मैं और ज्यादा काम करूंगा। मैं उठ के प्रॉपरली मस्त काम किया सुबह सुबह, है ना? हीटर चलाया, कंबल ओढ़ा, थोड़ी देर मेडिटेट किया, बहुत आनंद की सुख मिला, बहुत सुख मिला। फिर नहाया वहाया, फिर थोड़ा सा मतलब कंटेंट वेंटेंट बनाया, फिर नहाया, फिर अपना ब्रेकफास्ट किया। और मैं जानबूझ के यहाँ पे सोचा कि चलो यार आज थोड़ा सा वैसा पोर्शन फंसा हुआ है जो बहुत लंबा नहीं जाया जा सकता, बहुत छोटा नहीं जा सकता, मीडियम रेंज का आज सेशन होगा ना, बहुत बड़ा होगा ना बहुत छोटा होगा। बहुत सारी कंप्लेंट हो रही है ना कि सर IUPAC जब से आप स्टार्ट किए हो रोज 2 घंटे पढ़ा रहे हो। आज थोड़ा सा मिडिल का सेशन होगा, 1.5 घंटे का सेशन होगा आपका। और इसीलिए मैंने 15 मिनट्स लेट भी स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि सर अब मैं भी करूंगी। हाँ, अगर आपको अपने आप को स्ट्रेच करना है, ज्यादा काम करना है, तो आप मैं अपने अपने टारगेट्स बनाया करो। मैं अपने टारगेट सेट करूंगा, आप अपने टारगेट सेट करो, दोनों मिलके करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अकेले आप भी लॉस्ट हो जाते हो, अकेले मैं भी लॉस्ट हो जाता हूं, जैसे आप हो वैसे मैं हूं। तो बस मिलके करते हैं, है ना? चलिए बच्चों, तो और मैं बताता रहूंगा अपना अपना कि उस पे चैनल पे कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरह से आपको रियलाइज होगा कि कैसे कैसे लाइफ जीना है, ठीक है, कैसे कैसे सक्सेस को के करीब जाना होता है, ठीक है। मैं कई बार जो सक्सेस बोलते हैं, करियर में बोलो, स्टूडेंट लाइफ में बोलो, मैं कई बार उसके वहां जा चुका हूं, तो मुझे पता है कैसे जाना है, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूं वहां तक। चलिए अब आते हैं बच्चों यहां पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टारगेट है बच्चों वो यही है, हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बेसिकली पढ़ना है और फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करनी है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। बहुत अमेजिंग चीज है, एकदम सीरियस होके और कंसंट्रेशन को ओपन करके, दिमाग ओपन करके। ठंडा पानी अगर है तो पी लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में वो होगा, वरना आप गर्म पानी भी पी सकते हैं। चलिए, तो हम आते हैं बच्चों कि एक क्विक रिकैप के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक क्विक रिकैप ये थी कि सर हमारे पास बॉन्ड फ्यूजन हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया। हमने आपको क्या पढ़ाया था सर? हमने आपको बॉन्ड फ्यूजन कल आपको पढ़ाया था। कितने तरह के बॉन्ड फ्यूजन हो सकते थे?
मैंने आपको बॉन्ड फिजन यानी कि बॉन्ड तोड़ने के कितने तरीके पढ़ाए थे, क्या आपको कोई आइडिया है? तो बॉन्ड फ्यूजन के बच्चों मेरे पास दो तरीके हैं। बॉन्ड फ्यूजन के मेरे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से हैं? तो बॉन्ड फ्यूजन के दो तरीके हैं। एक है बेटा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और एक है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये हमने कल पढ़ाया था। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, होमोलाइटिक। और दूसरा बच्चों हमने पढ़ाया था हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन दो तरह से बच्चों हमने पढ़ाया था लास्ट टाइम पे। चलिए, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या हो रहा था कि सर बॉन्ड टूटता है, बट बॉन्ड टूटने के साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, इसको कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और अगर बॉन्ड टूटने के बाद हेट्रोलिटिक, अगर बॉन्ड टूटने के बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, उसको कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है होमो के केस में, ठीक है। वी हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उस साइड में मैं क्या लिखूंगा कि सर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यहां पे होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये होगा हमारे साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बेटे आपके पास होगा फ्री रेडिकल बनेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बच्चों आपके पास फ्री रेडिकल बनेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दो मैंने बताया था आपको कि कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोनाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनेगा और बेटा आपके सामने कार्ब एनाइन बनेगा। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक में ये तीन तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बने थे। अब मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, ये क्विक रिकैप के साथ यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं कार्बन फ्री रेडिकल की। छोटा सा कंडीशंस कौन से थे होमोलिटिक में? तो होमोलिटिक की कंडीशन थी सर हाई टेम्परेचर एच न्यू यूवी रेज या यूवी लाइट। यहां कंडीशन थी बेटे हेट्रोलिटिक के लिए लो टेम्परेचर। यहां पे आपके सामने था परऑक्साइड और यहां पे परऑक्साइड में वो नहीं हो रहा था। सिमिलरली पोलर सॉल्वेंट और पोलर सबस्ट्रेट होगा तो आपके सामने हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सबस्ट्रेट है देन आपके सामने होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आते हैं कि सर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पे जीरो होता है। मतलब दोनों लगभग सेम एटम होते हैं या ऐसे एटम होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे Cl2, Br2, I2, F2, H2, ये सारे हैं आपके सामने होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज वाले। और यहां पे जो कंडीशन होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं है, डेल्टा EN जीरो नहीं है। डेल्टा EN जीरो है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है, डेल्टा EN जीरो नहीं है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है। डेल्टा EN जीरो है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है, डेल्टा EN जीरो नहीं है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों आपके पास कार्बन फ्री रेडिकल पे। देखो सबसे पहले ये बनता कैसे है, तो सर थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये बनता है, कार्बन फ्री रेडिकल बनता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की वजह से। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज बोल दो या होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बोल दो, उससे बनता है कार्बन फ्री रेडिकल। स्ट्रक्चर पे जाते हैं और इसके फॉर्मेशन में रिएक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब ध्यान देना सर, अगर मान लीजिए कोई मेरे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सिंपली कार्बन कार्बन बॉन्ड है, क्या यहां पे डेल्टा EN जीरो है या डेल्टा EN नॉन जीरो है? दोनों सेम एटम है, डेल्टा EN जीरो है। अच्छा अब डेल्टा EN जीरो है, अगर मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया
डेल्टा EN 0 है, अगर मैंने बच्चों बॉन्ड को ब्रेक किया तो व्हाट विल हैपन? अगर बच्चों डेल्टा EN, ये देखोगे ये हो गया ये 4 बॉन्ड बन गया कार्बन के। अगर डेल्टा EN 0 है तो क्या आपके सामने जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा वो आपके सामने कार्बन फ्री रेडिकल बन के तैयार हो जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ है। पहला हुआ है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा हुआ है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में आपके सामने ये आ गया है, और दूसरा हेट्रोलिटिक होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर इस तरह से फ्री रेडिकल बनता है। अच्छा, सबसे पहली बात, क्या मुझे ये बताओ कि ये चार्ज स्पेसी है कि न्यूट्रल स्पेसी है? फ्री रेडिकल में तीसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये चार्ज स्पेसी है कि न्यूट्रल स्पेसी है। तो पहला मैंने पॉइंट डिस्कस किया कि सर ये जो कार्बन फ्री रेडिकल बना आपके सामने, ये कार्बन फ्री रेडिकल में कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा, नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा, इट इज न्यूट्रल स्पेसी। ठीक है ना? तो सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसी। वही बात हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलो, बात है की। तो इट इज बेसिकली न्यूट्रल स्पेसिस। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है? यहां स्ट्रक्चर देख लो आप, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है। तो सर आप देखोगे यहां पे कि वी हैव 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और फिर बेटा एक फ्री रेडिकल है, देन वी हैव 1 फ्री रेडिकल। 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर और 1 फ्री रेडिकल आपके सामने है। एक फ्री रेडिकल आपके सामने है, सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है ना? 1 फ्री रेडिकल का मतलब इट इज सिंपली 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, आप वही बता पाओगे कि सर इसके पास अगर ये है तो कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के अराउंड? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर अराउंड द कार्बन? तो देखो, कार्बन ने ये बॉन्ड बनाए हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहां पे होते हैं? कितने? कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब 7 इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता चला? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, और एक और सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से अब मुझे बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकंप्लीट है? सर 8 इलेक्ट्रॉन होता तो ऑक्टेट कंप्लीट होता, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं ऑक्टेट इनकंप्लीट। सर फिर मैं लिख देता हूं ऑक्टेट इनकंप्लीट, फिर मैं लिख देता हूं ऑक्टेट इनकंप्लीट। अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑक्टेट इनकंप्लीट होने वाला है। अगर ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो क्या मैं इसी को लिखूंगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? अगर क्या मैं इसी को लिखूंगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अनस्टेबल होने वाला है? क्या अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अनस्टेबल होने वाला है ना? ऑक्टेट इनकंप्लीट है, डेफिशिएंट कमी है, अनस्टेबल है, एकदम सही है। अच्छा, अब मुझे बता दो कि सर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लवर है, दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑक्टेट इनकंप्लीट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अनस्टेबल, एंड देन इट इज इलेक्ट्रोफाइल। बड़ी सिंपली कहानी आ गई है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ऑक्टेट इनकंप्लीट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अनस्टेबल, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके बारे में 7वां पॉइंट, यार चलो ठीक है, सारी बातें आपने कह दी है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका शेप क्या है? तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकलता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अगर आप निकालोगे तो 3 आ रहा है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आ रहा है तो 3 आ रहा है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है।
बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या मैं इसको प्लेनर बोलूं कि नॉन प्लेनर बोलूं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो सर ट्राइगोनल प्लेनर बोल दो, टू बी प्रिसाइज। ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। हाँ या ना, हाँ या ना। अब ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, लेट्स ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। एक एक करके पूरा सीक्वेंस दिमाग में बैठाएंगे। अब ये चूंकि प्लेनर शेप है, प्लेनर स्ट्रक्चर बोल दो। अब इसका लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। होता क्या है ध्यान दीजिएगा, अभी मैं पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। कार्बन के पास बेटे बचे हैं 3, पेन चेंज करके स्ट्रक्चर बना दो। कार्बन के पास 3, इसके पास देखोगे बॉन्ड बन रहा है। तो पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन चुका है। कार्बन के पास बेटे 3 बॉन्ड बन चुका है। ये आपके सामने रहा इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास 3 बॉन्ड बन गया है और उसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। वेरी सिंपली, यस, कार्बन के पास 3 बॉन्ड बन चुका है और एक यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोल सकते हैं 7th इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल, जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आइए अब मैं थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p2, 2 2 4 2 6। कार्बन का 2 2 4 2 6 है ना सर। इनर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, इनर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इनर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अब हम आउटर इलेक्ट्रॉन पे आते हैं, 2s2 2p2 पे। तो आउटर इलेक्ट्रॉन में बेटा ये है आपके सामने 2s2 एंड ये है बेटा आपके सामने 2p2। आउटर इलेक्ट्रॉन में बेटा ये है 2s2 एंड ये है आपके सामने 2p2। क्या 2 बॉन्ड यहां पे बन रहा है सिंपली? हां, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना होगा। कार्बन ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। तो लेट्स टेक इट टू एक्साइटेड स्टेट। कार्बन ग्राउंड स्टेट की बात करो, ग्राउंड स्टेट में 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो तीसरा बॉन्ड के लिए एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में आइए, यहां पे आइए, ये जो s का इलेक्ट्रॉन है वो p में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो s का इलेक्ट्रॉन है बच्चे, वो p में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आइए सर, देखो पहला बॉन्ड मुझे यहां से बनता हुआ नजर आ रहा है, 3 बॉन्ड बनाना है। दूसरा बॉन्ड मुझे यहां से नजर आ रहा है, तीसरा बॉन्ड मुझे यहां पे नजर आ रहा है। और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में ऑड इलेक्ट्रॉन है, यही फ्री रेडिकल का काम करता है। ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है यही फ्री रेडिकल का काम करता है। अगर कार्बन, देखो वैसे तो एक्साइटेड स्टेट में वो 4 बॉन्ड बना सकता है, बट अगर मान लीजिए किसी केस में 3 ही बॉन्ड बन पाया, तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन यही फ्री रेडिकल p ऑर्बिटल में दिखता है। ठीक है, कई बार इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी देखते हो। मेनी टाइम्स यू सी द स्ट्रक्चर लाइक दिस। कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज दिखा दिया गया है। डॉट से दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में आपके पास बनाया होता है। ये सर आपके सामने कार्बन फ्री रेडिकल का हो गया। इसके स्ट्रक्चर 1000 तरीकों से बना सकते हो, उनमें से कुछ एक तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, समझ में आया? कह कुछ नहीं, क्या आप कंप्लीट ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे? नहीं, हमने इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट थोड़ी ना कराया था, और बायोलॉजी भी थोड़ी कंप्लीट होती है संकल्प भारत में, और फिजिक्स में थोड़ी कंप्लीट हो रही है। हम एक एक 2-2 चैप्टर पढ़ाते हैं बेटा, है ना। आइए अब आपके सामने बेटा ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में 3 ही बॉन्ड बनता है और एक फ्री रेडिकल होता है। समझ में आया? कई लोग कह रहे हैं हाँ यार सर, है ना, सही तो बोल रहे हो। आओ सर, कार्बन फ्री रेडिकल की ये इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं, इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं। अब आते हैं कि सर आगे जाके हमें कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटीज देखनी है। तो आगे जाके कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है, यहीं पे डिस्कस करते चलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, है ना। यहीं पे डिस्कस करते चलते हैं कि यार कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कौन सा पॉइंट था ये?
8 पॉइंट हो गए थे ना, 8 पॉइंट हो गया था। लेट्स गो टू द बच्चे 9th पॉइंट। कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? तो सर अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल देखना आया, अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल देखना आया, कैसे देखोगे? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इज लाइक दिस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इज, दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, दो चीजों पे डिपेंड्स ऑन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल डिपेंड्स ऑन दो फैक्टर्स पे, इंडक्टिव इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल डिपेंड्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। देन आपके सामने रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, देन आपके सामने रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर आपके सामने आएगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या है, ये कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, हमने तो सुना ही नहीं है। बेटे हम इसी को आगे पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन फ्री रेडिकल इंडक्टिव पे डिपेंड करता है, रेजोनेंस के इस पे डिपेंड करता है, हाइपर कंजुगेशन पे डिपेंड करता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो इन चार चीजों पे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन फ्री रेडिकल डिपेंड करता है। कौन कौन सा चार चीज है? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपके इन चार चीजों पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन फ्री रेडिकल, है ना। अभी हम इन तीनों के बारे में तो आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो उसको अभी छेड़ेंगे नहीं। हाँ, इसके बारे में हम जरूर देखते चलेंगे। एक बार नीट का प्रीवियस ईयर खोलेंगे ना, तो 12 और 13 के साल का है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, और ये जनरली उड़ा दिया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, जनरली उड़ा दिया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। आइए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये डिस्कस होगा पूरे मतलब अभी तो ये पूरा चैप्टर उसी पे डिस्कस होना है। बट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल that is inversely proportional to bond dissociation energy, that is inversely proportional to bond dissociation energy। हाँ या ना बच्चे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन फ्री रेडिकल डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एकदम बढ़िया है ना, नो डाउट। चलो बेटा, तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन फ्री रेडिकल, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब आते हैं क्वेश्चन में पूछेगा ये वाला कार्बन कार्बन कार्बन। इनफैक्ट आप ऐसे लिखो CH3, आगे लिख दो CH2, फिर आगे लिख दो CH2, फिर आगे लिख दो CH2H। देखना CH3 को अलग तरीके में लिखा है। अब मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, इसको एरो दे दिया और यहां से बच्चे बॉन्ड तोड़ दिया। एरो देने के बाद इसको बॉन्ड तोड़ा। मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि इट हैज हाई बॉन्ड एनर्जी या फिर हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको बोला गया है हाई बॉन्ड एनर्जी या फिर बोला गया है हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब इसको आप तोड़ोगे, हीट करते हो मान लो, ठीक है, फ्री रेडिकल के लिए हाई टेम्परेचर या हीट की जरूरत होती है फ्री रेडिकल बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा सर आपके सामने, अगर हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो आपके सामने बनेगा CH3, CH2, फिर आ जाएगा CH2, 3 हो गया ना, 1 2 हो गया, ठीक है, 3, फिर अब आ जाएगा आपके सामने CH2 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल। ये ऐसे बन जाएगा अगर बॉन्ड टूटता है तो हीट पे। अगर हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो ये रेडिकल स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये पूछ रहा है। सवाल क्या है समझे, सवाल ये है कि अगर आपके सामने हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से बॉन्ड टूट रहा है तो वेदर दिस फ्री रेडिकल विल बी स्टेबल और नॉट। अगर हाई एनर्जी है, देखो स्टेबल है तो लेस बॉन्ड एनर्जी, अगर ये हाई है तो ये लेस है तो ये हाई। तो कह रहा है हाई है तो ये लेस स्टेबल, अनस्टेबल कहना गलत होगा, लेस स्टेबल फ्री रेडिकल होगा।
ये लेस स्टेबल फ्री रेडिकल इसकी कहानी हो जाएगी, एकदम सही। तो द आंसर विल बी लेस स्टेबल फ्री रेडिकल, ये कहानी आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताता हूं, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, लेट्स डिस्कस बेटे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में मानिए आपके सामने ये सवाल है, CH3 CH, यहां पे CH3, हाँ यहां पे आ जाओ बेटे CH3, और यहां पे बेटे आप दे दो हाइड्रोजन। अब क्या करोगे, इसका क्या दोगे आप? फ्री रेडिकल। इसका क्या दोगे आप? इसको आप हीट करोगे। व्हेन यू विल हीट दिस, क्या बनेगा जब आप हीट करोगे? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है इसको तोड़ने के लिए, यहां जो आपको डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा, इसको तोड़ने के लिए लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगा। इसको तोड़ने के लिए यू हैव लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आने वाला है, बोलो हाँ या ना। लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर इसको तोड़ने के लिए कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, तो जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल बनेगा? सर अगर लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में काम हो रहा है, कम एनर्जी में ही काम हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट आपका स्टेबल होगा, तभी तो कम एनर्जी लग रहा है। प्रोडक्ट अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है तब ज्यादा एनर्जी लग रहा है। ठीक हो गया? देन वी हैव मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। तो ये बस ध्यान रखेंगे कि बॉन्ड टूटने से रेडिकल की उल्टा एनर्जी है। ध्यान दीजिए, अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो कम एनर्जी में ही काम हो जाएगा, प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है तो कम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बेटा, है ना। वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल हम डेल्टा ई एन नॉट इक्वल टू 0 में भी बना सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। मान लीजिए मैं यहां पर ऑक्साइड लिख दूं, तब क्या करोगे? लिखा ना हाई एनर्जी है, दैट सिंपली मींस कि आपको फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? तो स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल बेटा इस तरह से डिस्कस हो चुके हैं। अब आओ बेटा आपके पास कार्बोकेटाइन के ऊपर। फ्री रेडिकल का हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया कि फ्री रेडिकल होता कैसा है। अभी पूरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी करने वाले हैं, टेंशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइए अब आते हैं कार्बोकेटाइन की, हम चर्चा करते हैं कार्बोकेटाइन की, है ना। फ्री रेडिकल हमने कर लिया है, आइए कार्बोकेटाइन का चर्चा करते हैं। तो कार्बोकेटाइन हमने आपको बताया है कि मान लीजिए मेरे पास कोई ये कार्बोकेटाइन, जैसे जैसे फ्री रेडिकल चला ना वैसे वैसे चलाते हैं। हाँ, कार्बोकेटाइन में आपके पास होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है कि हेट्रोलिटिक? पहला पॉइंट कार्बोकेटाइन में आने वाला है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। पहला पॉइंट आने वाला है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अच्छा जी, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है। अच्छा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के साथ साथ कैसा होगा? मान लीजिए ये कार्बन है, इसके पास ऑलरेडी एक 3 बॉन्ड बन रहा है और एक एलिमेंट ई से जुड़ा हुआ है, एलिमेंट ई। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट ई है। ये रहे कि ये एलिमेंट ई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। एलिमेंट ई जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अगर फिर मैं इसको क्या करता हूं, हीट करता हूं, देन अगर मैं इसको हीट करता हूं तो क्या बनेगा? तो आपके सामने सर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, तो इस पे चला जाएगा माइनस चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बेटा प्लस चार्ज आ जाता है। बोलो हाँ या ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज। यानी कि यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ई लेके चला गया और एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचा, दैट मींस प्लस चार्ज। दोनों इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज का मतलब यहां पे देखो, एक बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके भाग आया, ई माइनस। चलो बहुत बढ़िया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, जैसे जैसे हमने कार्बन फ्री रेडिकल में डिस्कस किया है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि क्या है? तो सर दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेशी। नाउ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेशी नहीं है, कार्बोकेटाइन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेशी। अब इसमें बताओ कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं और कितने फ्री रेडिकल हैं?
हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर एंड हाउ मेनी फ्री रेडिकल आर देयर? तो सर केवल 3 बॉन्ड बनाए इसमें, और कोई चीज नहीं, ओनली 3 बॉन्ड्स आर देयर। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा कि सर इस कार्बोकेटाइन में वी हैव 3 बॉन्ड पेयर। इस कार्बोकेटाइन में वी हैव 3 बॉन्ड पेयर, वी हैव 0 लोन पेयर। वी हैव 3 बॉन्ड पेयर एंड वी हैव 0 लोन पेयर। दैट्स इट। और एक पॉजिटिव चार्ज है, वो हमने देख लिया, पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अगर 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, आप मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो सर अगला पॉइंट में लिख देता हूं कि यहां पे केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। यहां पे केवल और केवल बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट के लिए 8 होना चाहिए, है कितना? 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसी को बेटा अनस्टेबल कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अनस्टेबल है। अब इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? सर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन लवर होगा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन लवर होगा, दैट मीन्स इट इज सिंपली इलेक्ट्रोफाइल। हाँ या ना? दैट मीन्स सिंपली इट इज इलेक्ट्रोफाइल। बढ़िया। 7th पॉइंट क्या है वहां पे? सर 7th पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन और शेप। फिर शेप ड्रॉ करेंगे, है ना? शेप ड्रॉ करेंगे, जल्दी से आइए। तो सर आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताइए। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? केवल 3 बॉन्ड पेयर है, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, देन इट इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, देन इट इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, देन इट इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अच्छा जी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, ठीक है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, देन इट इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो आइए अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल प्लेनर बताते हैं। इसका जब आप शेप बनाओगे बेटे, तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। कार्बन जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा है, और पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन? जो चौथा इलेक्ट्रॉन था वो लॉस हो चुका है। ध्यान दीजिए, फ्री रेडिकल और यहां में क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्री रेडिकल और यहां में, ध्यान दीजिएगा सर, ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहां नहीं है, लॉस हो चुका है, ठीक है। यहां लॉस हो चुका है। तो बेटे यहां पे आइएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर, चौथा इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, तो जो ऑर्बिटल बनेगा p ऑर्बिटल वो खाली है। या फिर आप इसको ऐसा दिखाओगे, जो ऑर्बिटल बनेगा p ऑर्बिटल वो आपके सामने बेटे खाली है, ठीक है ना। जो ऑर्बिटल बनेगा p ऑर्बिटल वो आपके सामने खाली है। और हां, कार्बोकेटाइन आप दिखा दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वगैरह हो ही गया है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ एक लास्ट पॉइंट, एक 8वां पॉइंट आपके पास आएगा कि सर 9th पॉइंट, सर ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? जल्दी से बताइए, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? देखो इसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। यहां पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या मैं बेटा इसको डायामैग्नेटिक स्पेशीज लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसको डायामैग्नेटिक स्पेशीज लिख सकता हूं? अमेजिंग तरीके में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हाँ या ना? चलिए अब इसके बाद हम ऊपर चल लेते हैं वापस। यहां पे 9th पॉइंट हम यहां फिर से डिस्कस करते हैं। 9th पॉइंट, सर यहां पे जो है कार्बन फ्री रेडिकल, वो डाया है कि पैरा है? अब फ्री रेडिकल में आओगे तो सर ये तो, ये देखो, ये बॉन्डेड है, पेयर है, बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो बेटा पैरामैग्नेटिक होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों पैरामैग्नेटिक होने वाला है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों पैरामैग्नेटिक होने वाला है।
तो डाया नहीं है, पैरा है ये वाला, और फ्री रेडिकल पैरा है, कार्बोकेटाइन डाया है। चलो यहीं पे मैं 10th पॉइंट डिस्कस करूंगा। मुझे बताओ इसकी स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? अगेन जब हम इसकी स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे आगे जाके, आज ही पढ़ाने वाले हैं, तो स्टेबिलिटी बेटा इंडक्टिव इफेक्ट आज पढ़ाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेगी। आगे जाके हम देखेंगे सर रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट पर डिपेंड करेगी, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट पर डिपेंड करेगा। सर रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट के बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पर डिपेंड करेगा। एक और इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक, वो सबसे लास्ट में ना एक साथ जाके पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना उसका। तो 10 पॉइंट्स में पूरा कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल में अभी होगा। आइए कार्बोनाइन की डिस्कशन करते हैं, यहां तक ठीक है, लिखा चुके हैं? नहीं बेटा नहीं लिखाए हैं इसको, ठीक है ना। आइए अब इसमें एक पॉइंट और बचता है, दैट इज रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, वो आगे जाके पढ़ाएंगे। केवल एक ऐसा इंटरमीडिएट है, नोट लिखेंगे, द ओनली रीअरेंजमेंट, द ओनली रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है वो कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना। नोट लिखे लिखेंगे, ओनली रिएक्शन इंटरमीडिएट, अगर सीधा लिखो कार्बोकेटाइन इज द ओनली रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इज द ओनली रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन केवल और केवल ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटाइन इज द ओनली रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इज द ओनली रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है भाई। कार्बोकेटाइन इज द ओनली रिएक्शन इंटरमीडिएट विच रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अच्छा ये रीअरेंजमेंट क्या है? तो बेटा ये रीअरेंजमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर के लिए, ठीक है ना, ऑफ विच आइसोमेरिज्म में भी आ जाएगा एक बार, बट हाइड्रोकार्बन में आपके पास क्लैरिटी में ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी नोट डाउन कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन तक वेट करिए, ओके है। लुईस एसिड है वो हम लिखवा चुके हैं, फ्री रेडिकल भी लुईस एसिड है और कार्बोकेटाइन भी लुईस एसिड है, दोनों ही लुईस एसिड है, बिल्कुल उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। जब कार्बोकेटाइन वगैरह हो गया है, नेक्स्ट विल गो फॉर कार्बोनाइन। मुझे बताइए होमोलिटिक क्लीवेज है कि हेट्रोलिटिक? तो सर कार्बोकेटाइन हो कार्बोनाइन हो दोनों ही हेट्रोलिटिक होते हैं, केवल फ्री रेडिकल वाले होमोलिटिक थे। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बोल दो, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज बोल दो, बात एक ही है क्या? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज भी बोल दो, बात एक ही है। चलिए अब आइए, मान लीजिए स्टेप नंबर 2 चल, मान लीजिए हमारे पास कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड अपना बना रहा है और चौथा बॉन्ड जो है वो Z से बना हुआ है, बट ध्यान दीजिएगा Z जो है, Z इस बार लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, Z जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, Z जो है इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वेरी सिंपल, Z is less electronegative than carbon. Z is less electronegative than carbon. तो यहां पे आ जाएगा सर, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब कार्बन पे चला जाएगा माइनस चार्ज, ध्यान देना पड़ेगा मैं क्या बता रहा हूं, कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है। अब मुझे बताइए लोन पेयर क्या है, कार्बन पे कितना है? कल की हिस्ट्री से देखो कितना आसान हो जाएगा। कल जो मैंने आपको 50 मिनट 1 घंटे पढ़ाए हैं वो चीज यहां पे आएगा। कार्बन के पास होना कितना चाहिए था ओरिजिनली? 4, माइनस की वजह से 5 होना चाहिए, 5 में से 3 तो मुझे दिख गए भाई, है ना, बाकी बचे 2, यानी कि एक लोन पेयर भी बेटा आपके सामने दिख रहा है। एकदम सही है क्या? बोल दो, है ना। इस पे माइनस एंड देन यू विल हैव Z पे प्लस, इस पे माइनस एंड देन यू विल हैव Z पे प्लस, Z पे प्लस आएगा। तो दिस इज कार्बोनाइन और वहां पे कार्बोकेटाइन है। हाँ ठीक है, हाँ है ना, हेडिंग कार्बोनाइन लिखा है, कार्बोनाइन लिखे, ओके भाई, हेडिंग हम कार्बोनाइन लिखेंगे। ला 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 ला, देखो जरा, कार्बोनायन कार्बोनायन कार्बोनायन, है ना, कि
कि क्या हो गया, पूरा जिंदगी हिल गया भाई। क्या करें, कैसे करें? हेडिंग कार्बेनाइन लिखेंगे। चलिए इसको हम करेंगे ब्लैक कलर से, और फिर हम लिखेंगे बेटा व्हाइट कलर से। चलिए अब आपके सामने बन गया है कार्बन पे माइनस चार्ज। मुझे बताइए हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर एंड हाउ मेनी फ्री रेडिकल वगैरह कितने हैं। तो सर इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो यहीं पे आके फंस रहा है कि सर इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, वी हैव 3 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना है, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, बस 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। अच्छा, थर्ड पॉइंट से पहले ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेशी है, न्यूट्रल स्पेशी नहीं है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेशी। ठीक है, कार्बोकेटायन पॉजिटिवली चार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेशी है। ठीक है भाई, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेशीज। अब इसको करने के बाद मुझे बताएंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विद द कार्बोनाइन। कार्बोनाइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो मैंने देखा 3 बॉन्ड पेयर यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। तो वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स विद द कार्बोनाइन। अब यहीं पे तो समझना है कि इलेक्ट्रॉन 8 है तो कंप्लीट ऑक्टेट है कि इनकंप्लीट ऑक्टेट है। हां, अब इलेक्ट्रॉन 8 है, देयरफॉर वी हैव सिंपली ऑक्टेट कंप्लीट है। सिंपल, 8 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट, 8 से कम है तो इट इज ऑक्टेट इनकंप्लीट। चलिए अब अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर देखिएगा नेगेटिवली चार्ज स्पेसी है, तो इलेक्ट्रॉन रिच बोलूं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलूं? नेगेटिवली चार्ज स्पेशी की वजह से मैं इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलूं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलूं, इट विल बी नेगेटिवली चार्ज वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलूं कि न्यूक्लियोफाइल बोलूं? अगर इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा ये डोनेट करेगा, डोनर्स विल बी न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर वाले और नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, दे आर न्यूक्लियोफाइल्स। आप इसको लुइस बेस भी कहते हो। चलो 7th पॉइंट आपके पास आते हैं कि सर ये सारी चीजें ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बता दो। एक जो है वो लोन पेयर है, 3 तो आपके सामने बॉन्ड पेयर है और एक जो है वो लोन पेयर है। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज आने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। कार्बन पे 5 इलेक्ट्रॉन कैसे आया? आपका सवाल यही है ना, क्योंकि कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस की वजह से 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना टेट्राहेड्रल तो इसकी ज्योमेट्री है, ध्यान देना टेट्राहेड्रल तो इसकी ज्योमेट्री है, बट अगर कार्बोनाइन की कोई शेप पूछे, बेसिकली हम शेप डिस्कस करें, शेप क्या होगा, कार्बोनाइन की कोई शेप पूछे तो लोन पेयर छुपा दो, तो क्या ये पिरामिडल दिख रहा है? लोन पेयर छुपाने से बेटा पिरामिडल भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लोन पेयर छुपाने से पिरामिडल दिख रहा है। प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? इट इज सिंपली नॉन प्लेनर है। प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? इट इज सिंपली नॉन प्लेनर है। बोल दो हाँ या ना। ठीक है ना। अब पिरामिडल, अच्छा अगर ज्योमेट्री पूछे कोई टेट्राहेड्रल, शेप पूछे इट इज पिरामिडल। हाँ या ना, एकदम सही, नो डाउट। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th पॉइंट, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? मैं 9th पॉइंट यही डिस्कस कर रहा हूं। सर ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, नाउ दिस इज ऑल्सो पेयर, तो ये डायामैग्नेटिक हो गया। केवल और केवल फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक है, बाद बाकी सारे डायामैग्नेटिक में काउंट हो गए, तो दीज आर डायामैग्नेटिक स्पेशीज। 9th वाले में दीज आर डायामैग्नेटिक स्पेशीज, 9th वाले में दीज आर डायामैग्नेटिक स्पेशीज। है ना, एकदम बढ़िया। चलिए अब जैसे आपके सामने 9th वाले में डायामैग्नेटिक स्पीशीज आया, कार्बोनाइन हो गया। 10th पॉइंट कि सर स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है? कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है? तो सर 10th पॉइंट में कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी है, कार्बोनाइन में जो 10th की स्टेबिलिटी है वो इस तरह से डिपेंड हो रही है। सर इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेगा,
रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट पे डिपेंड करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेगा, देन आपके सामने रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट पे डिपेंड करेगा, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। एंड थर्ड पॉइंट दैट विल बी हाइपर कंजुगेशन पे डिपेंड करेगा। एंड थर्ड पॉइंट आपके सामने बच्चों हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। एंड थर्ड पॉइंट आपके स्क्रीन पे रहेगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पे डिपेंड करेगा, इंडक्टिव पे डिपेंड करता है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक पे डिपेंड करता है, एंड थर्ड पॉइंट इज हाइपर कंजुगेशन पे डिपेंड करता है। दिस इज कार्बन। लोन पेयर की वजह से पैरा नहीं होगा बेटे। पैरामैग्नेटिक का डेफिनेशन सुनिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ही पैरामैग्नेटिक है, लोन पेयर से पैरामैग्नेटिक नहीं होता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अकेला पड़ा है, देन पैरामैग्नेटिक है। पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक, पेयर्ड चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, वो हमेशा डायमैग्नेटिक होगा। हो गया? क्लियर हुआ? अब यहां पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन आपने लिखा है ना, आप लिख लीजिए कि आपने गलत पढ़ा है आज तक। कार्बोनाइन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 गलत आपने पढ़ लिया है। अब मैं अगले स्लाइड पे आपको सही पढ़ाता हूं, टेंशन ना लो। क्या करें क्या करें, बहुत सारी चीजें हैं जो बचाई नहीं जा सकती। आगे बढ़िए। कार्बोनाइन में आप देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ऐसे स्लैश काट दीजिए। हां, कार्बोनाइन केवल sp3 होगा, ये रॉन्ग है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि कार्बोनाइन sp3 भी होता है और sp2 भी होता है। दिस इज रॉन्ग। 7th पॉइंट लिखे और फिर काटिए। तो कार्बोनाइन की हाइब्रिडाइजेशन जो होता है स्पेशल टाइप का है। कार्बोनाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों स्पेशल टाइप का है। दैट इज कार्बोनाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 भी होता है। हाइब्रिडाइजेशन कार्बोनाइन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी होता है और कार्बोनाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी होता है। ठीक है? हां, जनरल केस में कार्बोनाइन है ना sp3 है। sp2 कब होता है? sp3 कब होता है आपने देख लिया। sp2 कब होता है? व्हेन कार्बोनाइन इज इन रेजोनेंस। जब कार्बोनाइन इज इन रेजोनेंस, जब रेजोनेंस शो करता है तब जाके बेटा sp2 होता है। ठीक है? अब आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा लेक्चर नंबर 5 में जब मैं रेजोनेंस पढ़ा रहा हूं। बट आइएगा, मान लीजिए आपके सामने बेटा मैंने ये पढ़ाया RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये है। अब O माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जरा मुझे बताओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? तो ऑक्सीजन के पास 6 होना चाहिए, माइनस की वजह से 7 हो गया। 7 में से 1 मुझे दिख रहा है, तो बाकी बचे 6 यानी कि 3 लोन पेयर बेटा आपको दिख रहा है। बाकी बचे 6 यानी कि 3 लोन पेयर दिख रहा है। ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये रेजोनेंस की कंडीशन है। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, चार्ज, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। पाई सिग्मा चार्ज, दिस इज अ रेजोनेंस की कंडीशन। आप देन इधर चला जाएगा डबल बॉन्ड और इधर चला जाएगा O माइनस। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है? अब देखो, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अब यहां पहुंच गया। तो जब जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में रहेगा, जब जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में रहेगा। अच्छा, ये कार्बोनाइन की बात नहीं हो रही है, एक सेकंड रुकिएगा, इस एग्जांपल को मिटाइए। मैं ये वाले एग्जांपल देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर देता हूं CH2 माइनस, ये रेजोनेंस है। कैसे? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और चार्ज, पाई सिग्मा चार्ज, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है? ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। अब आइए, तो सर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या यहां माइनस, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा? यहां माइनस है, दैट इज sp3, बट चूंकि रेजोनेंस में आ गया अभी sp2 हो चुका है। ठीक है ना? तो जब जब कार्बोनाइन रेजोनेंस में होगा तब तब आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये तो हो गया पहला। जब जब कार्बोनाइन रेजोनेंस में होगा तब तब बेटा आपके सामने sp2 होगा। दूसरा कंडीशन है ये। मान लीजिए मैं ये लेता हूं, दिस इज योर पाई पाई पाई, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड को हमने बोल दिया पाई पाई पाई, एंड इट इज बेटा CH2 माइनस। हाँ या ना भाई? अब जब आप इसको रेजोनेंस करोगे तो क्या होगा? जब आप इसको रेजोनेंस करोगे तो आपके स्क्रीन पे आने वाला है, ये देखो, डबल बॉन्ड CH2। मैंने केवल एक बार रेजोनेंस करा के छोड़ दिया, एंड देन यू विल हैव दिस।
तो देखो पहले तो ये sp3 था, अब ये sp2 हो गया है। चूंकि पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, चूंकि पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, देन इट इज सिंपली sp पाई बॉन्ड कह रहा हूं, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में है, तो आपका ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सपोज दैट वी आर मेकिंग थर्ड एग्जांपल, CH2 माइनस एंड देन वी हैव C डबल बॉन्ड O एंड मान लीजिए इधर H है, छोड़ दीजिए उधर, तो रेजोनेंस होगा पाई सिग्मा चार्ज की वजह से बेटा रेजोनेंस होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड कार्बन यहां पे आ जाएगा O माइनस एंड दिस इज H। क्या होने वाला है सर, रेजोनेंस होने वाला है। क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है। अगर कार्बोनाइन रेजोनेंस में है देन इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बोनाइन जनरली sp3 होता है, बट कार्बोनाइन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी होती है, sp2 भी होती है, ये ध्यान रखना है, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट एट ऑल। टुडे इज माई बर्थडे, विशाल सुनार जी कह रहे हैं कि सर टुडे इज माई बर्थडे। अच्छा, अब यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक ऊपर करिए, कार्बोनाइन में रेजोनेंस तो दिखेगा, कार्बोनाइन में इंडक्टिव भी दिखेगा, कार्बोनाइन में कभी भी हाइपर कंजुगेशन नहीं दिखता, काट लीजिए, या फिर आप ऐसा लिखिए तो ज्यादा बेटर है, कार्बोनाइन में कभी भी हाइपर कंजुगेशन नहीं दिखता है, ये काट लीजिएगा, है ना। हमेशा हाइपर कंजुगेशन आगे जाके बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में लगता है, इलेक्ट्रॉन रिच में नहीं लगता। विपाशा का भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विपाशा जी आपको भी। तो कार्बोकेटाइन हो चुका है, कार्बोनाइन हो चुका है, क्लियर है ना। चलिए, तो दिस इज कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बोनाइन हो गया। आइए नाउ वी विल गो फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। उससे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। एक पार्ट आपका जीओसी का ना फिनिश हुआ, मॉड्यूल 1 जिसको हम बोलते हैं जीओसी का, एक लेक्चर 2 लेक्चर, वो पार्ट आपका फिनिश हुआ। पता क्या, मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मल चार्ज पढ़ाया, फॉर्मल चार्ज एंड लोन पेयर पढ़ाया, फिर मैंने आपको सबस्ट्रेट रिएजेंट पढ़ाया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया, देन वी केम फॉर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। आज किसका, नीरज का भी बर्थडे है, बहुत बढ़िया। महादेव दास का भी बर्थडे है, बहुत बढ़िया। तो सब लोगों का आज बर्थडे है बेटा, यस, हैप्पी बर्थडे बेटा सब लोगों को, है ना। महादेव हैं और जितने भी लोग हैं, सब लोगों का, जितने जितने हैं सब बर्थडे, एक एक करके बोलोगे इससे बढ़िया एक साथ सबको बर्थडे। ठीक है सर, यू आर रॉकिंग लाइक द रॉक स्टार, थैंक यू सो मच। बेटा ये लैग की इशू, इसमें मैं बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूं, बट हाँ कोई बात नहीं। यस अनुभव, हैप्पी बर्थडे, आपका भी बर्थडे आज। बहुत सारे आज ही हुए थे क्या, आज क्या 4 दिसंबर, ऐसा क्या क्या खास है भाई, आज के सारे महान लोग आज ही पैदा हुए हैं, है ना। तो आपको पता ही है महान लोग 30 नवंबर को पैदा हुए थे, मैं उस दिन हुआ था, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते। चलिए अब आते बेटा नेक्स्ट, हम आते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपके पास क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से, इलेक्ट्रॉन के मूव होने से कुछ इफेक्ट्स देखी गई, और उसी को इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। फिर से सुनिएगा गौर से, ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से या इलेक्ट्रॉन के कंप्लीटली मूव करने से कुछ इफेक्ट्स देखी गई, और उन्हीं इफेक्ट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ठीक है ना, क्लियर है ना। यस, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स कौन कौन से आपके सामने, 4 हैं बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट, पहला पढ़ना है आपको इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा बेटे आपके पास पढ़ना है रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। दूसरा आपको पढ़ना है बेटा रेजोनेंस स्लैश मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, पहला आपको पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा पढ़ना है रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, तीसरा बेटे आपको पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन, तीसरा आपको पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, ये सारे इफेक्ट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट या मूव होने से होता है। ठीक है, कई जगह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, कई जगह इलेक्ट्रॉन मूव होगा।
आइए चौथा मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आपके सिलेबस में कुल मिला के 4 इफेक्ट ही पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन के मूव होने से या शिफ्ट होने से, इलेक्ट्रॉन के मूव होने से या शिफ्ट होने से ये 4 इफेक्ट ही बनता है और वही आपको पढ़ना है। ये जो 4 इफेक्ट में से ये जो 3 हैं, ये जो 4 इफेक्ट हैं उसमें से जो एक सेकंड, ये जो 4 इफेक्ट हैं उसमें से जो 3 हैं वो आपके सामने बेटे परमानेंट इफेक्ट है। ये जो 4 इफेक्ट हैं और उसमें से जो 3 हैं वो बेटे आपके सामने परमानेंट इफेक्ट है। अच्छा जी, परमानेंट इफेक्ट। उसके बाद जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो बेटा आपके सामने टेम्पररी इफेक्ट है। ये जो चौथा इफेक्ट है दैट विल बी योर टेम्पररी इफेक्ट। यस और नो? ये परमानेंट इफेक्ट है, ये टेम्पररी इफेक्ट है। ठीक, अब ये क्या है परमानेंट और टेम्पररी क्या है? देखो, परमानेंट इफेक्ट वो इफेक्ट है कि एक बार इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा कंपाउंड के अंदर। ये वाला इफेक्ट एक बार हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए होगा कंपाउंड के अंदर, परमानेंट शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन परमानेंट होता है यहां पे शिफ्टिंग और मूविंग। और ये क्या है सर? इलेक्ट्रोमेरिक लास्ट वाला ये होता है फिर रिवर्स भी हो जाता है। मतलब हमने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की, वापस भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक। बट ये तीनों जो हैं ये आपके परमानेंट इफेक्ट हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, शिफ्ट कर गया तो परमानेंटली मूव करेगा। अब इसके अंदर भी एक क्लासिफिकेशन है, वन मोर क्लासिफिकेशन इन दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट में पहला जो आने वाला है दैट इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट में जो पहला होगा दैट इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन बस शिफ्ट होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन बस टिल्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, सरक जाएगा, बस वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन की जस्ट थोड़ा सा झुक जाना, दैट इज शिफ्टिंग, टिल्टिंग या ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट। बट रेजोनेंस में और हाइपर कंजुगेशन में इन दोनों के अंदर मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। यहां पे बेटा शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे वाले में बेटा मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पहले वाले में बच्चे क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है पहले वाले में। यहां पे इलेक्ट्रॉन केवल और केवल शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरे वाले में बेटा आपके सामने क्या हो जाएगा? मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पहले वाले में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एकदम सही है कि नहीं सही है? ठीक है। हाँ, अब एक एक करके बेटा पहले हम इंडक्टिव पढ़ते हैं और फिर उसके सवाल करेंगे, फिर हम रेजोनेंस मेसोमेरिक पढ़ेंगे, फिर उसके सवाल करेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, फिर उसके सवाल करेंगे, फिर इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ेंगे, फिर उसके सवाल करेंगे। यही हमारा बेस है। ठीक है। अब इंडक्टिव के सवाल में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ भी पढ़ेंगे। तो आपके इंडक्टिव इफेक्ट में 5 तरह के क्वेश्चन करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। Here also 5 तरह क्वेश्चन, here also 5 तरह क्वेश्चन, here also। तो चलो इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? अब सब लोग पेन कॉपी नीचे रख दे। पेन कॉपी को मतलब पेन को नीचे रख दे, कॉपी को ऐसा नहीं कि सर ठीक है आपने बोला हमने ये लो पलंग के नीचे डाल दिया, लो सर आपने बोला हमने कर दिया, है ना। पेन को नीचे रखें, नजर को ऊपर रखें और थोड़ी आंखों में देखें, सच्चाई दिखेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब आइए इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाने वाला हूं, सब लोग इधर फोकस करेंगे। कार्बन, उससे अगला कार्बन, पूरा ही लिख देता हूं CH3, उससे अगला बेटा CH2, उससे अगले को फिर से बोल रहा हूं मैं CH2, उससे अगले को मैं फिर से बोल रहा हूं CH2। एंड मान लीजिए यहां पे एक एलिमेंट E लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक एलिमेंट E लगा हुआ है और कंडीशन ये दी गई है, और कंडीशन ये दी गई है कि ये जो एलिमेंट E है, ये जो एलिमेंट E है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये जो एलिमेंट E है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है। ये जो एलिमेंट E है बच्चा, ये कुछ नहीं, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है। CH3, CH2, CH2, CH2 और E, दिस
एलिमेंट E इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ध्यान से, अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होगा? अगर एक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहां पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाती है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? किसी एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाए टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? किसी बॉन्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब ध्यान से सुनो यहां पे और इसके अंदर चलते हैं। सर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो गया तो क्या यहां पे डेल्टा माइनस आएगा? सर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो गया तो क्या ये डेल्टा माइनस आएगा? हां। अगर यहां डेल्टा माइनस है तो क्या बेटे ये डेल्टा प्लस आने वाला है? अगर यहां डेल्टा माइनस आया तो क्या बेटे ये डेल्टा प्लस आने वाला है? अब आइएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ध्यान दीजिए, अब सब लोग फोर्सफुली यहां देखेंगे, फोर्सफुली बोल रहा हूं बच्चों, यहां पे माइनस प्लस समझ में आ गया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंसंट्रेशन। अब इस बॉन्ड पे फोकस करोगे सब लोग। नाउ द फोकस इज हियर। सर इस कार्बन पे डेल्टा प्लस है, इस पे कुछ भी नहीं है, यानी कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देयरफॉर बेटे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, उसके तरफ शिफ्ट हो गए। तो जब ये खींच रहा है तो इस पे आ गया डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस। समझ में आया? डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस। सर ध्यान दीजिए, अब इन दोनों कार्बन में इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो क्या यहां पे डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस है। इन दोनों की बात करोगे तो सर इन दोनों में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो क्या आपके सामने दिख रहा है बेटा डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस, डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस, है ना? क्या आपके सामने यही दिख रहा है? एकदम बढ़िया दिख रहा है, नो डाउट एट ऑल। क्या समझ में आया? मैंने बोला कि सर आपके पास कोई एक बॉन्ड है ना, बॉन्ड के किसी आखिरी छोरे पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो यहां बनेगा माइनस और यहां बनेगा प्लस। अब चूंकि यहां बन गया प्लस, अब देखो तो सर ये बन गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? ये कार्बन पे प्लस है, ये कार्बन पे न्यूट्रल है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। इन दोनों में देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। अब इन दोनों को देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो ये हो गया बेटे इंडक्टिव इफेक्ट। मस्त एक्सप्लेनेशन, बात समझेंगे बेटा, मस्त एक्सप्लेनेशन तो होता ही है, प्लीज बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? बेटा इंडक्टिव इफेक्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये पाई बॉन्ड में नहीं लिखता इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहले बेटा ये सिग्मा बॉन्ड में लगेगा। तो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, shifting of sigma electron towards more electronegative atom, shifting of sigma electron towards more electronegative atom, है ना? shifting of sigma electron towards more electronegative atom is called an inductive effect. इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? inductive effect. shifting of sigma electron towards more electronegative atom is called inductive effect. और inductive effect को ही मैं बोलता हूं बेटे I effect, और inductive effect को मैं बोलता हूं I effect। ठीक है, अभी बता रहा हूं उसमें I में प्लस I माइनस I दोनों आएगा। ये परमानेंट है या
वो है टेम्पररी इफेक्ट है। तो सर दूसरा पॉइंट आएगा, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। अच्छा, परमानेंट इफेक्ट। अच्छा, ये सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है कि पाई बॉन्ड में ऑपरेट होता है? तो इट वर्क्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड एंड डू नॉट वर्क इन पाई बॉन्ड। यहां पे लिखो, इट वर्क्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। बेटा ये केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड में काम करता है। इट वर्क्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड एंड डू नॉट वर्क इन पाई बॉन्ड। ये केवल और केवल बेटा सिग्मा बॉन्ड में काम आता है और पाई बॉन्ड में काम नहीं करता है। इट वर्क्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड एंड डू नॉट वर्क इन पाई बॉन्ड। ठीक है? हां, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, ये इसका जो इफेक्ट है ये केवल तीसरे और चौथे कार्बन तक ही होता है। ठीक है ना? ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए, जो पास वाला है वहां पे ये ज्यादा चार्ज आएगा। जैसे इसे दूर हो रहे हैं ये कम चार्ज हो गया। डेल्टा प्लस का भी डेल्टा, ये और कम हो गया। डेल्टा डेल्टा प्लस का भी डेल्टा, ये और कम हो गया। डेल्टा 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 प्लस का भी डेल्टा। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे जैसे दूर जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट कम हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज इंडक्टिव इफेक्ट सीधा लिखो इट की जगह। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेटा वो आपके सामने, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, है ना? यानी कि ध्यान दोगे बच्चों आप, क्या होगा, आई इफेक्ट जो होगा, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस, आई इफेक्ट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आई इफेक्ट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट विल बी डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा दूर जाओगे, है ना, इट इज ओनली इफेक्टिव अप टू 3 और 4 कार्बन। यहां पे देखो, इट इज ओनली इफेक्टिव, उसके बाद ये नल हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है? इट इज ओनली इफेक्टिव अप टू 3 और 4 कार्बन। केवल 3 या 4 कार्बन तक ही इफेक्टिवली काम करता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो यहां पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पास में लगा है, ज्यादा प्लस चार्ज आएगा। ये और कम प्लस हो गया, ये और कम हो गया, ये सबसे कम हो गया और इसके बाद जीरो हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट जीरो हो जाता है। हाँ, नॉट एप्लीकेबल आफ्टर 4 कार्बन, बट ठीक है, इट इज ओनली इफेक्टिव अप टू 4 कार्बन भी सही है। ठीक है? क्लियर है? नो प्रॉब्लम। एक तो ये हो गया, एक तो ये इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। एक दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट का भी विजुअलाइजेशन कराना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। एक दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, वो क्या होता है सर, उसके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से सब लोग इधर देखेंगे। मान लीजिए मैं ये देख रहा हूं CH3, फिर लिख रहा हूं बेटा मैं CH2, फिर मैं लिख रहा हूं बेटा CH2, फिर मैं लिख रहा हूं बेटा CH2। ठीक है ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए हमारे पास, और फिर एक एलिमेंट E लगा हुआ। बट इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, दिस टाइम वी विल राइट इट, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन हो जाएगा। अब बताओ जरा सर, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कहां प्लस जाएगा, कहां माइनस जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास तो यहां पे आ जाएगा प्लस और यहां पे आ जाएगा माइनस। ये बात ठीक है बेटा? क्या बोला मैंने? यहां पार्शियल शिफ्टिंग हो जाएगा यहां पे। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्शियल, और ये क्या होता है? पार्शियल शिफ्टिंग क्या होता है बेटा? शिफ्टिंग होता है। कंप्लीट शिफ्टिंग पार्शियल शिफ्टिंग नहीं होता, शिफ्टिंग होता है। ठीक है, आइए अब आ जाओ। तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, अब क्या करोगे इन दोनों में? अब इस बॉन्ड पे फोकस करो। सर ये हो गया ज्यादा चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे कम इलेक्ट्रॉन है। यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहां पे कम इलेक्ट्रॉन है। समझो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन है। कौन खींचेगा? जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो खींचना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शिफ्ट हो गया तो डेल्टा ऑफ डेल्टा माइनस। अब इन दोनों बॉन्ड में देखो, यहां राइट में ज्यादा है, लेफ्ट में कम है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कम वाला।
तो इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया और जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा वहां हो जाएगा डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ डेल्टा माइनस। इन दोनों में इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा एंड देयरफॉर इट विल बी डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ डेल्टा माइनस। बोलो साथ में, एकदम बढ़िया है। शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही इंडक्टिव होता है। अब इंडक्टिव में दो केस बन सकते हैं। हो सकता है जो एलिमेंट लगा हो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, और हो सकता है जो एलिमेंट जुड़ा हो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। तो दोनों ही हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है दैट मींस माइनस आई बोलते हैं उसको। देखिएगा केस नंबर वन मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया इंडक्टिव इफेक्ट में। एक ऐसा केस है जहां पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। फिर मेरे सामने आएगा केस नंबर 2, एक ऐसा केस है जहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है दैट मींस इट इज माइनस आई, और अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है दैट मींस इट इज प्लस आई। वेरी सिंपल। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आई हो रहा है, माइनस करा, खींच के कम करेगा ना, निगेटिव करेगा, माइनस कर देगा, उसको कम कर देगा। बट अगर मैं दे रहा हूं, पुश मार रहा हूं, दैट मींस इट इज प्लस आई। समझ में आया यहां तक? क्वेश्चन में देगा हाँ बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन किसकी ज्यादा है ये दी होती है। आगे भी क्वेश्चन है, टेंशन ना लो, ठीक है? मजा ही आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो दैट सिंपली मींस दैट इज सर ये माइनस आई है। देखो यहां पे मैं अलग से लिखवाता हूं। अगर कार्बन से ऐसा एलिमेंट जुड़ा है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेटा ये खींचेगा कि देगा? खींचेगा। और दूसरा बेटे कार्बन से एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दो ही केस हो सकता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, दैट शोज माइनस आई इफेक्ट, यानी कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? और जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो प्लस आई इफेक्ट होगा, यानी कि उसको बोलेंगे हम प्लस इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट। एकदम जानदार, शानदार, जबरदस्त है क्या? एकदम जानदार, शानदार, जबरदस्त हो गया है क्या? बराबर हुआ? क्लियर हो गया? अगर ऐसा, फोर्थ पॉइंट, 1 2 3 4, हां, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यानी कि एलिमेंट से यहां ये पास में है, तो अगर पास में है तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लेगा। जैसे जैसे दूर हो रहे इंडक्टिव इफेक्ट कम होते जा रहा है, और 4 कार्बन के बाद 0 हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता ही नहीं। वैलिड ओनली अप टू 4 कार्बन। एनसीईआरटी में 3 और 4 लिखा है, इसलिए हमने लिख दिया है 3 और 4, बट 4 कार्बन तक वैलिड होता है। और दूर होते जाओगे इंडक्टिव कम होते जाएगा, चाहे इसमें दूर होते जाओगे इंडक्टिव कम होते जाएगा। जी हो गया? समझ में आया? डिस्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टिव कम होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। डिस्टेंस के बढ़ने से इंडक्टिव कम होगा। जो पास में होगा वहां ये देखो ना, अब ये पास में है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर ज्यादा प्लस चार्ज आएगा। बट यहां से अब डिस्टेंस दूर हो गया, अब प्लस कम आ रहा है। यहां से डिस्टेंस दूर हो गया तो प्लस और कम हो गया, यहां से और दूर हो गया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। माइनस आई और प्लस आई की बात करते हैं। देखो अगर 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 मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास मान लो 4 रुपए हैं, और मेरे पास कोई एक ऐसा आदमी आया जो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले गया, मेरा 1 रुपया ले गया, तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, मैं माइनस हो चुका हूं। अगर मेरे से एक ऐसा इंसान जुड़ता है जो मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, दैट शोज माइनस आई। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बट एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, कम कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस आई इफेक्ट। अब देखो कार्बन और एलिमेंट में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा एलिमेंट जुड़ गया जो बेटा कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट शोज प्लस आई। जैसे यहां पे आइएगा, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट में अब जैसे ये है, मान लीजिए क्वेश्चन, ये जरा पूछ रहा है सवाल, जैसे ये सवाल है, अभी समझाऊंगा दोनों, रुक जाओ, आ जाओ। कह रहा है
मान लीजिए इस सवाल समझिएगा, सवाल आपको समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूं। कह रहा है कि कार्बन से एक Z जुड़ा हुआ है, Z इज अ एलिमेंट, मैं जैसे E बोल रहा था वैसे ही कोई एक Z जुड़ा हुआ है। इसने कह दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z ज्यादा है, मतलब दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसने ये बोल दिया दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा वाला दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन से Z जुड़ गया, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा सर, एक एग्जांपल यहां लेता हूं, सिमिलरली यहां पे लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने CH3OH है। अब ये वही एग्जांपल है, देखिए क्या कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बिल्कुल सही पकड़े हो आप। क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बिल्कुल सही पकड़े हो आप। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, यह बात आपको पता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, यह बात आपको पता है। लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, यह बात आपको पता है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो माइनस किस पे आएगा, प्लस किस पे आएगा? जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस। और बेटे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस एकदम सही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस। क्या यही सही है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस, एकदम सही है, हाँ या ना। चलो अब कह रहा है कि माइनस आई है कि प्लस आई है। ये जो एलिमेंट OH है ये माइनस आई है कि प्लस आई है? बेटा इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, माइनस चार्ज आ गया यानी कि माइनस आई। OH शोज माइनस आई इफेक्ट। यहां पे देखोगे OH ग्रुप जो है OH शोज माइनस आई। अगर कोई कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आई दिखाएगा। भाई माइनस आई प्लस आई समझ आ रहा है कि ग्रुप क्या होती है, इस पर ये माइनस आई प्लस आई होगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिया इस पर माइनस आ गया, दैट मींस ये माइनस आई शो करेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल नंबर 2 यहां पे ले रहा हूं, CH3 और उससे मैं जोड़ दे रहा हूं C ट्रिपल बॉन्ड N। मुझे बस बताओ कि CN जो है वो प्लस आई शो करेगा कि माइनस आई। इतना बता देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आई, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई, देगा तो प्लस आई। मुझे बस ये पता करना है कि जो CN है वो माइनस आई है कि प्लस आई। तो आप कहोगे अच्छा 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 अच्छा, इस ग्रुप पे पता करना है ना। आप यही कह रहे हो, आपका यही कहना है कि भाई इस ग्रुप पे पता कर दो, है ना। आ जाओ जरा, आओ 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 आओ। तो बेटा ये sp कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ठीक है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या कार्बन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 कार्बन, ठीक है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 कार्बन, एकदम सही है क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 कार्बन, हाँ या ना? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? डेल्टा माइनस होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? डेल्टा प्लस होगा। तो बेटे जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो माइनस आई होगा कि प्लस आई होगा? तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है बेटा वो माइनस आई शो करता है, तो CN शोज माइनस आई इफेक्ट। जो साइनाइड है CN वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। बोल दो ना जरा दिल ने ये है छुपा, मैं किसी भूल। सर पाई इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करेगा ना? बिल्कुल नहीं, कहीं भी पाई। अच्छा आप कह रहे हो कि सर यहां पाई इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा बेटा पाई इलेक्ट्रॉन पर कहां काम कर रहा है? ये तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पर काम कर रहा है। क्या कभी मैंने पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बोली? नहीं। क्या मैंने सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बोली? हां। तो अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो इंडक्टिव होगी ना भाई। समझ में आया है कि नहीं आया है बेटा? आया आया कि बस आता ही रह गया? सिर्फ जैसे मैं बात करता हूं यहां पे, अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक ऐसा CH3 से एक ऐसा एलिमेंट Z जुड़ जाए, CH3 से एक ऐसा एलिमेंट Z जुड़ जाए जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई ये जो Z है
वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कार्बन शिफ्ट हो गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस हो गया है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस हो गया है, एकदम बढ़िया हो गया है, हाँ या ना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, ये हो गया है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है सर, अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि दे रहा है? जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अब एक तरह से दे रहा है ना? हाँ, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है दैट मीन्स दिस ग्रुप शोज प्लस आई। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है देन दिस ग्रुप शोज प्लस आई। हाँ या ना बेटा? बेटा ए बेटा, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं सर। अब मैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बताऊंगा। सब लोग इंडक्टिव इफेक्ट दो होते हैं, है ना? इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर बताऊंगा, यानी कि सबसे पहले आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और उसके ऑर्डर। बेटा हमने जो पढ़ा है अभी तक, दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया। क्या भाई? पहला इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है बेटा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और दूसरा हमने पढ़ लिया माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट जो हम अभी पढ़ेंगे। तो प्लस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप, माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एकदम बढ़िया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आते हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई, है ना? माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम बना लेते हैं। आइए, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। सबसे पहले एक ऑर्डर बना लेते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके हिसाब से हम माइनस आई का पहले ऑर्डर पढ़ेंगे और फिर यहीं पे प्लस आई का ऑर्डर भी पढ़ेंगे। आइए, माइनस आई सबसे ज्यादा होता है सर NF3 प्लस। दुनिया में अगर कार्बन से NF3 प्लस जुड़ गया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बन को गरीब बना देगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी यहां होती है। इसको बोलते हैं नहीं फरहान, ना तो फरहान अख्तर चाहिए, ना ही ऋतिक रोशन चाहिए। NR3 क्या बोला पहले? ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश और ना ही ओमपुरी। ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश और ना ही ओमपुरी। पहली बात यहां तक लिख। इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर लिखवा रहा हूं, ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही ओमपुरी। हमें कोई नहीं चाहिए बेटे, हमें कोई नहीं चाहिए। सबको, सल्फोनिक एसिड का मतलब सबको जहर दे दो, साइनाइड दे दो, सबको जहर दे दो, सबको मार डालो, ठीक है? सबको मार डालो, हमें कोई नहीं चाहिए। वैसे अच्छे लोग हैं, इसको क्यों मार रहे हैं, बट शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए सही है। ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही ओमपुरी, है ना? ना हिमेश, सॉरी, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सबको जहर दे दो, मार डालो। और अगर इससे भी नहीं मरते हैं तो बेटे इनको हम एल्डिहाइड कीटोन पिलाएंगे। अगर इससे भी नहीं मरते हैं, अगर साइनाइड से जहर, साइनाइड इज अ पॉइजन, अगर जहर से नहीं मरते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन देके मारने की कोशिश करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन देके मारने की कोशिश करेंगे। अगर एल्डिहाइड और कीटोन से नहीं मरे, मान लो ये कीटोन हो गया ना, आर और इधर भी आर लगा होगा, तो कीटोन से भी नहीं मरे तो भाई इनके ऊपर एसिड फेंक दो। भाई सबसे पहले साइनाइड देके मारेंगे, अगर इससे भी नहीं मरे तो एल्डिहाइड कीटोन देके मार देंगे। इससे भी नहीं मरते हैं, देन यू विल गिव एसिड डाल दो इनके ऊपर, एसिड फेंक दो, C=OOH, है ना? बेचारे इतने अच्छे अच्छे मूवी बनाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, हम क्या तो शॉर्ट ट्रिक के लिए याद करें, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है तो बेटा ये, अगर इससे भी नहीं हो रहे हैं तो बेटा बोलो, एक काम करो इनको, यार तुम अगर H से नहीं मानोगे तो मैं R मारूंगा। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है,
सबसे पहले H से मारने की कोशिश हो रही है, अगर नहीं तो R मारने की कोशिश हो रही है। सिमिलरली एसिड डाला, एसिड में H डाल के देखा नहीं मर रहा है, कोई बात नहीं, R डाल दिया, एस्टर बन गया। ठीक हो गया है। फिर आ जाओ, अगर ये नहीं मरे तो लास्ट कोशिश करके देखो कि भाई इसकी ये जो है ये चिल्ला रहे हैं सब, अम्मा 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 चिल्ला रहे हैं, बोल रहे अम्मा अम्मा, सब मार रहे हैं मुझे, कहां हो अम्मा, अमाइड। उन्होंने अम्मा ने शोर मचाने की कोशिश की, हल्ला किया। हल्ला का मतलब बेटे हैलोजन। जब सब मिलकर मार रहे थे, सब मारने की योजना बना रहे थे, तो भाई उनकी अम्मा जो अमाइड है भाई वो हल्ला मचा दी कि यार क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, हल्ला हो गया, है ना, है ना। और हल्ला हो गया तो लोग वहां पे फिर से बेटा, जब उससे भी नहीं मरे तो अल्कोहल तो बेटा इनका फेवरेट ही होगा, आपका भी होगा शायद। H से नहीं मरे तो R से मारने की कोशिश करेंगे, H से नहीं मरे तो R से मारने की कोशिश करेंगे। अगर इससे तो निश्चय नहीं मरे तो हमने क्या किया, एक ऐसे कंपाउंड को भेजा जो 3 के बराबर है और एक ट्रिपल बॉन्ड को भेज दिया। इससे भी नहीं मरा तो सर एक फिनाइल की बोतल से मारने की कोशिश की, फिनाइल की बोतल से मारने की कोशिश की, देखते रहिए। अगर इससे भी नहीं मरा तो यार एक और पहलवान भेजा तो 2 के बराबर था, एक और पहलवान भेजा तो 2 के बराबर था। इससे भी नहीं मरा तो नहीं मरा तो नहीं मरा, NH नहीं मरा तो नहीं मरा, नहीं तो नहीं, क्या कर सकते। ठीक है, आप इसको NH2 हटा के H लिख लो, सिंपल H। क्या बोला, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सब लोग। ना ही फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी। ना फरहान, आंख बंद करो, अब इसे सुनो, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, कोई नहीं चाहिए। सब के सब सल्फोनिक एसिड, सब के सब को मार दो, साइनाइड जहर दे दो। साइनाइड जहर होता है आपको पता है, साइनाइड जहर दे दो। अगर नहीं मरते हैं तो बेटा इनको एल्डिहाइड पिलाओ, एक बार एल्डिहाइड पिला के कोशिश करो मारने की, तो एल्डिहाइड और कीटोन आएगा। जब एल्डिहाइड आएगा तो कीटोन आएगा। H हटा के R डालना है, बस H हटा के R डाल दिया। इससे भी नहीं मरते तो एसिड डालो, एसिड में H हटा के R डाला, एस्टर बन गया। फिर वो भी हटा के NH2 डाला तो इनकी जो अम्मा अमाइड बन गई। तो जब अम्मा आई है तो हल्ला मचा दी, हैलोजन, हल्ला हैलोजन, हल्ला हल्ला हैलोजन हो गया, FCl Br। इससे भी नहीं मरे तो बेटा अल्कोहल की बोतल फेंक के मारो, OH। H हटा के R डाल के मारने की कोशिश करो, OHOR। उससे भी नहीं मरे तो फिर आप 3 आदमियों को भेजो, ट्रिपल बॉन्ड को भेजो। उससे भी नहीं मरे, फिनाइल की बोतल फेंक के मारो। उससे भी नहीं मरे, डबल बॉन्ड 2 लोगों को भेजो। और फिर उसके बाद नहीं तो हाइड्रोजन, हार मान जाओ, नहीं तो हार मान जाओ, हाइड्रोजन। सबसे इसका इंडक्टिव इफेक्ट बेटा 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, 0 इंडक्टिव इफेक्ट। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, ठीक है। ये बेसिकली ओरिजिन है, जैसे स्केल होता है ना, स्केल कि कहां से मेजरमेंट स्टार्ट करें, तो हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। तो हाइड्रोजन से के रेस्पेक्ट में ये चार्ट बनता है, ये ऑर्डर बनता है। आया, पीएच से पहले NH2, हां पीएच से पहले आप NH2 भी डाल सकते हो, ये भी कर सकते हो, है ना। आप डालो तो यहां पे पीएच से पहले NH2 डाल दो। आ जाओ, यहां पे डाल दो NH2, नहीं तो फिनाइल फेंक के मारो, और नहीं तो डबल बॉन्ड फेंक के मारो, और नहीं तो चुप हो जाओ बेटा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का 0 इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक बा, कोनो दिक्कत तो नहीं है। अब आइए सर, ये ऑर्डर ऑफ -i के बाद ऑर्डर ऑफ +i की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ -i के बाद आपके सामने आ जाएगा ऑर्डर ऑफ +i इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ -i इफेक्ट के बाद लेट्स गो फॉर ऑर्डर ऑफ +i इफेक्ट। चलो, तो ऑर्डर ऑफ -i इफेक्ट, देन यू विल गो फॉर ऑर्डर ऑफ +i इफेक्ट। क्या होगा ऑर्डर ऑफ +i में? सर जो डोनर है तो सबसे पहले आपके सामने आएंगे NH-। ऑर्डर ऑफ +i इफेक्ट में NH-, मतलब डोनर, सबसे डोनर होगा। फिर आपके सामने आएगा बेटा NH-, फिर NH3 होता है ना, तो NH-, फिर आप लिखो O-। देन इसके बाद आएगा बेटा C डबल बॉन्ड OO-। ये 1 डिग्री का याद करना होगा, C डबल बॉन्ड OO-। फिर लिखोगे 3 डिग्री, फिर लिखोगे बेटा कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये 3 डिग्री। अगर उससे भी नहीं होता है तो बेटा ये डालोगे 2 डिग्री,
यानी कि CH3 और फिर डालोगे CH3। अगर उससे भी नहीं होता है देन यू विल गो फॉर 1 डिग्री, यानी कि CH2 और CH3। अगर उससे भी नहीं होता है देन यू विल गो फॉर ये वाला 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर इससे भी नहीं होता है देन यू विल गो फॉर CT3 ट्रिशियम, उससे भी कम है CD3 और सबसे कम है बेटा आपके सामने CH3, और सबसे लास्ट में बेटा आपके सामने हाइड्रोजन तो ही जाना है जीरो। हाइड्रोजन का जीरो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो NOCWO 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, TDH हुआ नहीं हुआ? समझ में आया? इसका कोई ट्रिक नहीं है? नहीं बेटा, हर चीज का ट्रिक नहीं बना सकते ना। समझ में आया कि नहीं आया? आइए, अब हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट आपको पढ़ाया माइनस आई प्लस आई। माइनस आई का ऑर्डर बताया, प्लस आई का ऑर्डर बताया। इसमें देखो मैंने ऐसे याद किया था, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, फिर इसी ऑक्सीजन को कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बना दो COO। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया जाए COOH तो वो माइनस आई दिखाता है, उसी का एनायन बेटा प्लस आई दिखाता है। कितना अमेजिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देख लो जरा। और इसका ये है आगे जाके पढ़ाऊंगा, ये दोनों बेटा दोनों एक ही है, सोर्स एक ही है, बट वो एसिड है और ये H हटा दो एनायन हो जाएगा। क्या हो गया दोनों के दोनों? ऑर्डर ऑफ माइनस आई प्लस आई। तो सर ये इंडक्टिव इफेक्ट हो गए। अब आते इंडक्टिव इफेक्ट का ही इंडक्टिव इफेक्ट का ही कुछ एडिशनल पॉइंट्स, प्लस आई का ही। प्लस आई इफेक्ट जो होता है आपके सामने इंडक्टिव इफेक्ट में, जो प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्लस आई इफेक्ट जो होता है बेटा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है। प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जितना ज्यादा कार्बन एटम होगा उतना ज्यादा होगा। और प्लस आई इफेक्ट जो होता है, प्लस आई इफेक्ट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, और ये हो गया बेटा आपके सामने नंबर ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है ना। चलो ये दो प्लस आई के आपके पास डब्बे हैं। अगर आपके पास ज्यादा कार्बन एटम है तो प्लस आई ज्यादा होगा, ब्रांचिंग ज्यादा है तो प्लस आई कम होगा। ये दो चीजें आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रहो CH3, इससे ज्यादा प्लस आई आपके सामने आएगा CH2 CH3, इससे ज्यादा प्लस आई आपके सामने आएगा CH2, एक सेकंड, इससे ज्यादा प्लस आई होगा CH2 CH2 CH3। बेटे कुछ लोग लिख रहे हैं लैग करना, मेरा बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। लैग ठीक है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। हर दिन करता हूं, आपके सामने ही करता हूं। वी विल वेट, है ना, कुछ टाइम लगेगा फिर होगा, प्लीज पेशेंस रखिएगा बस। चलिए अब आ जाओ। अगर मान लीजिए आपके सामने कार्बन है, वो आपके सामने 1, फिर आपके सामने 2 और फिर आपके सामने 3 जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री है। फिर आ जाओगे सर आपके सामने CH, फिर आपके सामने 1 और फिर आपके सामने 2 हुआ है, देन CH3। फिर आप देखोगे देन आपके सामने CH2 CH3 हुआ है, ठीक है। और फिर 1 डिग्री तो आपके सामने CH3 हुआ है, 1 डिग्री आपके सामने CH3 हुआ, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों। हाँ, तो समझ में नहीं आता, हमें भी डिस्टर्ब होता है, तो हमसे जमा लड़ाया है वो, इनवर्सली नहीं ना। अरे बेटा नंबर ऑफ, ओ सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच होगा। छौरी टाइम्स अप। तो आज हम बेटा यहीं तक पढ़ेंगे, कल इसके सारे सवाल करेंगे। कल इस पे लगभग 50 सवाल करने वाले हैं, और फिर हम माइनस आई पे जाएंगे। पहले प्लस आई के 50 सवाल, फिर माइनस आई के 50 सवाल, 100 सवाल, फिर हम एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ मिला के कल में 200 सवाल कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां तक आज अपन रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास अब आपकी स्टार्ट होगी थोड़ी देर बाद ही, तो आप उस क्लास को करिए और फिर हम मिलते हैं। होमवर्क नहीं बेटा, है ना, वो मेरे को सामने रह के कराना पड़ेगा। होमवर्क नहीं दे पाएंगे, वो सामने रह के कराना पड़ेगा। जो इसका एप्लीकेशन है ना,
आपको बस क्या करना है आज में बेटा, ये दोनों ऑर्डर बस याद रख लीजिएगा। ये दोनों ऑर्डर 2-3 बार लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, बैक स्लाइड आपके पास यही बैक स्लाइड है बेटा, यही तो बैक स्लाइड है, और क्या है, ये वाला। चलिए, तो थैंक यू सो मच। मैं हमेशा देखो, मैंने एक किताब पढ़ा था एटॉमिक हैबिट्स, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा। मैंने किताब अभी तुरंत खत्म किया है, एटॉमिक हैबिट्स। उसे बहुत अच्छी लर्निंग है, ठीक है, कि आप टारगेट्स पे फोकस करते हो कि यार मुझे ना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अमीर बनना है, मुझे कामयाब होना है। आप वहां फोकस होते हो जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट भगवान ने बुद्धि दिया है, उसको थोड़ा यूज करके हम उन चीजों पे अगर फोकस कर लें कि डॉक्टर बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, वो चीज अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आप करने लगे, रोज रोज करने लगे, तो सक्सेसफुल हो जाओगे। जैसे मान लो मुझे आज से 20 दिन बाद कार चलाना सीखना है, तो मुझे आज से कार में बैठना होगा, मुझे 10 ड्राइविंग करनी होगी, गियर लगाना सीखना होगा, मुझे ब्रेक लगाना सीखना होगा, रिवर्स करना सीखना होगा। तो मुझे उस टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना होगा और फिर हर दिन उस छोटे छोटे स्टेप्स को जीना होगा। यही सक्सेसफुल है। छोटी सी चीज बताऊं, हर काम में सक्सेसफुल हो जाओगे छोटी सी चीज से, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि आपको जो भी करना है अगले 1 साल में या 6 महीने में, उस फाइनल गोल को एक बार लिखो कि मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या मुझे कामयाब होना, अमीर बनना, 10 लाख रुपए कमाने, कुछ ऐसा। अब वहां पहुंचने के लिए इस 1 साल में हर रोज क्या करना है, या एटलीस्ट हमारे अगले 1 महीने प्लान होने चाहिए, और 1 महीने प्लान करने के बाद उस हर एक दिन को जीना पड़ेगा उसी तरह से कि आज मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे 1 साल बाद वो नहीं मिलेगा, अगले दिन डे 2 नहीं करूंगा तो मुझे वो 1 साल नहीं मिलेगा, डे 3 नहीं करूंगा तो 1 साल नहीं मिलेगा। एटॉमिक हैबिट्स बड़ा अच्छी किताब है, उसने सिखाया ये बात, बड़ी गहरी छाप छोड़ दिया मेरी जिंदगी में उसने, कि आप हैबिट्स छोटी छोटी सुधारो। दिन प्रतिदिन जब आप छोटी छोटी हैबिट्स ऐड ऑन करोगे तो वो ऐड होके सक्सेस होता है। हम सोचते हैं यार एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ के, हम सोचते हैं कि यार जब आ रहा होगा ना, टाइम आ रहा होगा, उसके पहले काम करके कर लेंगे और बाकी साल मस्ती करते हैं। नहीं होगा। दिस इज नॉट द वे सक्सेस कम्स। सक्सेस किस तरह से आता है? हर दिन छोटी छोटी चीजें। हर दिन अगर आप 5-5 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, साल में कितने ज्यादा 1500 घंटे आप पढ़ चुके होंगे 300 दिन के अंदर। 1500 घंटे पढ़ने के बाद उसमें रिवीजन भी किया, टेस्ट भी दिया। सोचो, इट्स नॉट इजी टास्क। 1500 घंटे, 1 घंटे में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। किसी ने 1500 घंटे पढ़ा है, क्यों नहीं उसको सक्सेस मिले, क्यों नहीं वो डॉक्टर बने? तो सक्सेस, जैसे मान लीजिए आप कहीं भी हैं, कुछ भी हैं, किसी भी स्टेज में हैं, आप सोच रहे मेरे से नीट 2024 होना चाहिए। अब नीट 2024 पाने के लिए हम अगले 4 महीने में क्या करें, ये आपको तोड़ के लिखना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं बना के दे दूं, कोई और बना के दे दे, कोई गाइड कर दे, नॉट पॉसिबल। समझदार बनो, दिमाग खोलो, क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। हर आदमी का स्ट्रगल अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग है। तो उसी तरह से बेटा आपको स्टेप्स तोड़ने पड़ेंगे, उसी तरह से अपने आप को स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा और हर दिन उस चीज को जीना पड़ेगा। मुझे क्या शौक है, मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूं, क्योंकि मैं उठ रहा हूं तो मुझे देख के सोचोगे कि आप भी उठ सकते हो। मैं ये काम, जब तक मैं कोई काम कर नहीं दूंगा, आपसे होगा नहीं। टीचर क्या करता है भाई, हम शाहरुख खान तो है नहीं कि हम आए अरे मेरा ये हो गया, मैं इतना महान हूं, मेरा ये हो जाता है, मेरा वो हो जाता है। ऐसे करके मैं आप में बदलाव नहीं ला सकता। चेंज हैज टू बी डन इनसाइड। पहले मैं खुद में करूंगा, फिर आप देख के खुद करोगे। यार सर कर सकते हैं, अभी तो वही है, मैं भी कर सकता हूं। हां, मेरा वो एक्स्ट्रा पेन है, मैं अपनी जिंदगी थोड़ी सी पेन में डाल के मैं आपको निकालना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं करूंगा और मेरे को रिजल्ट दिखेगा तो आप कहोगे यार ये कर रहे हैं, इनको रिजल्ट मिल रहा, तो मेरे को भी यही करना चाहिए। बहुत आसान स्टेप है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं, कोई स्ट्रैटेजी बना दूं, कोई ये बना दूं, कोई ज्ञान दे दूं, मैं बहुत पॉपुलर होता रहूंगा, मजा आ जाएगा, है ना, बहुत सारा के। लेकिन मुझे पता है लॉन्ग टर्म में आपके अंदर वो बदलाव नहीं आएगा। शायद आप चलो सेलेक्ट भी हो जाओ, मेडिकल कॉलेज में कौन सिखाएगा ये बात? क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं आपको सीखनी पड़ेगी अगर लाइफ में अच्छा करना है तो।
अगर लाइफ में अच्छा करना है तो यह बात सीखना पड़ेगा कि कोई भी गोल को अचीव करने के लिए छोटी छोटी हैबिट्स बनाने पड़ेंगे और उन छोटी हैबिट्स को करना पड़ेगा हर दिन। सक्सेस आज चाहोगे नहीं मिलेगा, कल सोच रहे हो मिल जाएगा नहीं मिलेगा, अगले हफ्ते में नहीं मिलेगा, अगले महीने में नहीं मिलेगा। हां, सक्सेस 6 महीने में मिलेगा। बड़े अच्छी लाइन है कि जब आप कोई काम सोचते हो तो सेल्फ डाउट होता है, क्या मैं कर पाऊंगा। जब आप करना स्टार्ट करते हो तो आसपास वाले हंसते हैं, हे इससे थोड़ी ना होने वाला है। जब 2 महीने आप कर लोगे तो लोग क्वेश्चन करना चालू करेंगे, बड़े तेज बन रहे हैं, बड़े ये हो रहे हैं, इनसे होने वाला है, जरा देख लेते हैं। जब आप 5 महीने 4 महीने कर लेते हो तब लोग उसको अप्रिशिएट करना चालू करते हैं, अच्छा लक सही था। जब 6 महीने बाद जब आप फाइनल मेडल के साथ आते हो कि यस आई डिड इट, तब उसको लोग अपने अंदर किसी भी तरह मशक्कत से घुसने देते हैं। हालांकि फिर भी उनके मन में आपके लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है, बट फिर भी कहते हैं चलो कर लिया तो अच्छा ही होगा। ध्यान रखिए, हर बड़ी चीज छोटी छोटी परेशानियों से होके ही निकलती है। फर्स्ट दे विल लाफ एट यू, देन दे विल क्वेश्चन यू, देन दे विल ट्राई टू पुल योर लेग। सोसाइटी, समाज ऐसा ही है बेटा, वो हर कोशिश करती है कि आप पीछे रहो, कोई आगे नहीं निकलना चाहता, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, कल मिलूंगा अगले लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे रेटिंग आती है, आप भर के मुझे बता सकते हैं। कमेंट आता है, आप मुझे कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।